ये गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग कल बात कर चुके थे नियमगिरी का उदाहरण राजनीति शास्त्र के अध्याय में पढ़े होंगे। इससे संबंध में हम लोग बात किए हुए थे, है ना। इसके बारे में थोड़ा जाने थे और यहीं तक हमारा हुआ भी था। अब आगे हम लोग जानते हैं आज इस पैराग्राफ में कि ये आगे कौन सा नियम कानून और चल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या और है। खदानों का दोहन, है ना, खदानों का दोहन खदान क्षेत्र के बंद होने के पश्चात के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि खदानों का दोहन खदान क्षेत्र के बंद होने के पश्चात के लक्ष्यों के, यानी बंद होने के बाद के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कि अगर खदान का दोहन हुआ, यानी खदानों का दोहन तो हुआ, यानी आपने उस वस्तु का तो वहां से खनन करके निकाल लिया, लेकिन जब बंद करेंगे तो क्या उसके बंद करने के बाद कोई लक्ष्य होगा, ये ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, है ना। इसके तहत खदान भूमि को दोहन पूर्व की स्थिति में लाना अथवा उसे अन्य उत्पाद कार्य के लिए उपयोगी बनाना, उदाहरण खेती इत्यादि प्रमुख लक्ष्य हैं उसका, है ना। तो ये देखिए आगे का जो लक्ष्य है। सर्वप्रथम खदानी क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी, यानी खदान क्षेत्र का जो ऊपर वाला मिट्टी है, ठीक है, यानी टॉप सॉइल की परत जो खनन के पश्चात, किसके पश्चात, खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी खनन के पश्चात जैसे ही खनन हो जाता है और खनन करने के पश्चात अब वहां पे वनीकरण किया जाए। जो मिट्टी आप बाहर निकाले हैं उस मिट्टी को वहां पे रखिए और उसमें वन लगाइए, वनस्पति लगाइए, ताकि लोग उसके फल खा करके जो है अपना भरण पोषण भी करें और वहाँ का पर्यावरण भी संतुलन बना रहे। ये काम करनी थी वहाँ पे, है ना। वहाँ वृक्षारोपण करना होगा और वहाँ पे क्या करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। साथ ही क्षेत्र के जैव ईंधन यानी बायोमास को बनाए रखते हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाए जाएं, जो कि खदानी क्षेत्र की पारिस्थितिकी के पुनर्वास के लिए उपयोगी हो। पुनर्वास यानी पुनः वो स्थापित, वास मतलब पुनः उसे बसाया जाए, यानी पुनः वहाँ की परिस्थितिकी तंत्र को क्या किया जाए, बसाया जाए। खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को हरी घास के सुरक्षात्मक कवच द्वारा बचाया जा सकता है। ये घास आता है और उस घास को लगाइए उस खदान में, ताकि मिट्टी का कटाव कम हो, यानी सुरक्षात्मक घास लगाया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। आगे आइए, इसमें है कि कुल मिलाकर खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीति में बढ़ते उत्पादन, यानी नीति से बढ़ते उत्पादन, स्थानीय लोगों की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब बातों के बीच संतुलन बनाए रखना क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। तो ये बातें हैं यहाँ, ये जो हम लोग का पिछला पैराग्राफ जो छोटा हुआ था उसका है। आगे आइए और जानते हैं। इसमें एक है खनन प्रक्रिया क्या है। आइए देखते हैं किन किन जगहों पर किस तरह के खनिज का कितना जमाव अर्थात निक्षेप है, यानी कितना वहां पे भंडारण है। जमाव या निक्षेप समझ रहे हैं ना। भूमि यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, यानी वो जो भूमि के अंदर एक जो है सर्वेक्षण करने वाला जो एक वैज्ञानिक संस्था है, यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, तथा उस देश राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्या करते हैं, खनन यानी राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं, जानकारी जुटाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा खनिज पाया जा रहा है, फलना स्थान पर कौन सा खनिज है, चिलना स्थान पर कौन सा खनिज है ना। ये सब जो है जानने का काम करता है ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और उसका पता भी लगाता है। केंद्रीय
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्टों के माध्यम से, यानी केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट आता है और इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार ऐसे खनिज निक्षेपित भूमियों की क्या करता है, नीलामी करती है। बोल देता है कि भाई हमारे यहाँ ये क्षेत्र पर ये खनिज एरिया है, अब यहाँ पे नीलामी होगा। नीलामी का अर्थ होता है, मान लीजिए मैं अब एक आप छोटा सा उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई वस्तु है, यानी ये यहाँ ए नामक क्षेत्र पर, ये क्या हो गया, ये ऐसा लिखा है, ए नामक क्षेत्र पर, किस नामक क्षेत्र पर, ए नामक क्षेत्र पर जो है लोहा पाया जा रहा है। अब सरकार ये सूचना डाल दिया नेट पर और कंपनी को आमंत्रित कर दिया, आओ भाई ये हमारा नीलामी हो रहा है इसका, ठीक है। नीलाम होगा, इसमें दाम बोला जाएगा। ये अगला मान लीजिए 3 कंपनियां आई, ए बी और सी कंपनी आई। ए कंपनी बोल रहा है कि मैं उस क्षेत्र को 500 करोड़ रुपए शुल्क दूंगा, यानी खनन करवाऊंगा, 500 करोड़ रुपए तक ही मैं खर्च कर पाऊंगा इस पर। अगर बी कंपनी बोल रहा है कि मैं तो 450 करोड़ रुपए ही इस पर खर्च कर पाऊंगा। सी कंपनी बोला मैं 600 करोड़। अब जैसे ही 600 करोड़ बोला, ये नीलामी हुआ था, 600 करोड़ जो बोला, बस उसे बोला ठीक है भैया तू सी ले लो, तुरंत लो, अब खनन कार्य स्टार्ट करो और हमें इस पर जो है कर शुल्क जो टैक्स है ये पैसा यहाँ पे अदा करो और हम अपना काम करें, अपना देश का विकास करें। यानी ये होता है नीलामी की प्रक्रिया में कई कंपनियां हिस्सा लेती है। मैंने अभी कंपनी दिखाया ना, ए बी सी, ठीक है। प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका यानी ठेके या लीज मिलता है, उसे उस भूमि पर संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार होता है। जो व्यक्ति ठेका ले लिया उसका अब अधिकार हो गया कि हम इस पर अब खनन करवाएंगे। मान लीजिए ए नामक स्थान पर अगर बी व्यक्ति और सी व्यक्ति अगर ले लिया ठेका, तो बी व्यक्ति यानी बी नामक कंपनी वहां जाके खनन कार्य नहीं करवाएगा। कि करवाएगा? बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और कुछ बात आगे जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण है ना, कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग, कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं और उनका क्या प्रयोग है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। विश्व में 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। ये सभी खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, है ना। भारत में खान एवं खनिज विकास विनियमन एक्ट, यानी इसको नियमित रेगुलेट करने का एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में बांटा है। एकदम ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। कितने वर्गों में बांटा? विनियमन एक्ट 1957 के तहत खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए कितने भागों में बांटा गया है ना। तो पहला है आपका परमाणु खनिज, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, परमाणु खनिज जिससे परमाणु बनाया जाता है, वो कौन कौन से खनिज हैं? यूरेनियम और थोरियम, 2 ऐसे खनिज हैं जिससे परमाणु बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा खनिज है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कोयला, यह है कोयला खनिज, तेल एवं प्राकृतिक गैस। क्या इससे ऊर्जा मिलते हैं? कोयला जलाते हैं, एनर्जी मिलता है। खनिज तेल से भी एनर्जी मिलता है, प्राकृतिक गैस से भी मिलता है, जिससे आप खाना बनाते हैं। खनिज तेल, पेट्रोलियम, डीजल जैसे गाड़ी मोटर सब चल रहे हैं। कोयला जैसे बिजली मिल रहा है, अभी आप बिजली ये विद्युत आता है और पंखा लगा करके और बिल्कुल सोते रहते हैं, है ना, ठीक है, और प्रकाश में रहते हैं, ठीक है। आइए अगला तीसरा, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में है लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी,
इत्यादि ये धात्विक खनिज हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है कि धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं कौन कौन, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से है, ये सब अभी टेस्ट में आपको पूछा भी जाएगा। यानी लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद गौड़ खनिज हैं, यानी गौड़ छोटे छोटे, तो गौड़ या अधात्विक खनिज है ना, है भवन निर्माण कार्य में आने वाली खनिज जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकड़, बालू, इमारती पत्थर। ठीक है, ये हमारे गौड़ या अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला, खनिजों के गुणधर्म। खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को दो वर्गों में बांटा जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को भी दो उपवर्गों में बांटा जाता है, ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकेल और कोबाल्ट। दूसरा ऐसे खनिज जिसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है, नहीं मिलता है, वो है सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि। ठीक है, तो यहाँ तक आज बात करते हैं, बाकी हम अगले दिन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है, लिखिए। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है इससे संबंधित जुड़े हुए, भारत में खान एवं खनिज विकास विनियमन एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, आपको ये चारों लिखने हैं और यहाँ तक लास्ट अंतिम तक आपको बता देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खनिज प्रक्रिया क्या है, ये बिल्कुल आपको उत्तर देने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, पहले दो क्वेश्चन करिए और बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए बस आज दो क्वेश्चन ही करिए। ठीक, चलिए अगला, अब हम अगले दिन बात करेंगे, बाकी आज इतना ही है ना, ये हो गया।